अडानी मामले पर आज कांग्रेस का हल्ला बोल, सदन से सड़क तक कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। देहरादून में एसबीआई मुख्यालय के बाहर धरना देगी कांग्रेस। स्कूलों में एक दिन होगा बैक फ्री डे, बच्चों में तनाव कम करने के लिए बस्ते का बोझ कम करने का फैसला। उत्तराखंड के प्रसिद्ध आंचलिक साहित्यकार डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल का पैतृक गांव पर हुआ जोरदार स्वागत। अटल जी के जन्म पर मिला था अटल बिहारी साहित्य सम्मान। उत्तरकाशी के सीरी ढोंग गांव में 42 साल बाद मां ज्वाल्पा देवी के मेले का आयोजन। हजारों की संख्या में जुटे श्रद्धालु, मां के जयकारे से गूंजा आसमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र होगा। मार्च के दूसरे हफ्ते में ये बजट सत्र हो सकता है। सरकार ने 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। 2021 के बाद गैरसैंण में ये पहला सत्र होगा। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र होगा। मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र हो सकता है, जिसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। सरकार ने 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। 2021 के बाद गैरसैंण में पहला सत्र होगा। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र होगा। मार्च के दूसरे हफ्ते में ये बजट सत्र होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार ने 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोगों द्वारा ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन सुझाव दिए जाएंगे। 2021 के बाद गैरसैंण में ये पहला सत्र होगा। तो मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र हो सकता है। सरकार ने 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। 2021 के बाद गैरसैंण में ये पहला सत्र होगा, जिसके लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं और बजट को लेकर लोग सुझाव देंगे और जो सुझाव सही लगेंगे उन्हें सरकार बजट सत्र में रखेगी। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र होगा। मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र हो सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र होगा। सरकार ने 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। 2021 के बाद गैरसैंण में पहला सत्र होगा। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र होगा। मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र हो सकता है और इस बजट सत्र के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। सुझाव देने की तारीख 27 फरवरी तक है। 27 फरवरी तक लोग सुझाव दे सकते हैं। 2021 के बाद गैरसैंण में पहला सत्र होगा। मार्च के दूसरे हफ्ते में ये बजट सत्र हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार ने 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। 2021 के बाद गैरसैंण में पहला सत्र होगा, जिसके लिए लोग सुझाव दे सकते हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र हो सकता है और इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे गए। देखिए, बिल्कुल इस बार जो धार्मिक सरकार का जो बजट है वो माना ही जा रहा है कि गैरसैंण में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसमें आयोजित हो सकता है। और ऐसे में कह सकते हैं कि इसको लेकर के अब जो तमाम कवायद है उसको लेकर भी शुरू हो चुकी है कि किस तरीके से इस बार बजट जो है तैयार करना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार के जो बजट है उसमें आम लोगों से भी जो है राय मांगी गई है। 27 फरवरी तक आम लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से, अर्थशास्त्रियों से, तमाम ऐसे प्रबुद्ध जो जन हैं जो कहीं ना कहीं
जिनका बजट में इंटरेस्ट रहता है और कहीं न कहीं उनकी कोशिश रहती है कि एक तरीके से बजट में क्या कुछ प्रावधान जो है होने चाहिए, उनके लिए क्या कुछ पहल होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है सुझाव माँगे गए हैं और इसी के चलते कहीं न कहीं सरकार ने कवायद भी तेज़ कर दी है। तमाम जो सुझाव है उसको एक तरीके से बजट में सम्मिलित किया जाएगा और ये माना जा रहा है कि होली के बाद यानी कि दूसरे सप्ताह में जो है मार्च के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जो है बजट सत्र आयोजित हो सकता है। पिछले साल अगर हम खास तौर पर बात करें तो कहीं न कहीं ये बात थी कि गैरसैंण में सत्र आयोजित होना चाहिए, लेकिन चारधाम यात्रा के चलते कहीं न कहीं सरकार ने एक तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर के कहीं न कहीं ये तय किया था कि देहरादून में ही सत्र होगा। लेकिन कह सकते हैं कि ये पहला सत्र होगा धामी सरकार का कि जो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी में एक तरीके से आयोजित होगा और जिस बात के संकेत खुद जो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है उन्होंने दिए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि गैरसैंण में सत्र कराने की सरकार की प्राथमिकता पहले से भी रही है और इसमें कोशिश होगी कि इस बार का जो सत्र है वो बड़ा हो और साथ ही साथ जो है गैरसैंण में आयोजित हो और साथ ही साथ कह सकते हैं कि बजट आएगा तो सही बात है कि बजट में जो आम लोग हैं उनके सुझाव एक तरीके से सम्मिलित करके सरकार आम जन का जो बजट है उसको तैयार करेगी। आकाश, किस माध्यम से सरकार को सुझाव दे सकते हैं? सुझाव देने की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए सरकार की जो प्रक्रिया है सुझाव देने के लिए रखी गई है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि सरकार की तरफ से चाहे टोल फ्री नंबर जारी किया गया हो, उसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो है लोग अपने सुझाव दे सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी जो है सुझाव दे सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त विभाग इसकी पूरी प्रक्रिया को जो है मॉनिटरिंग करेगा। कोशिश ये रहेगी कि जो आम लोग हैं उनसे सुझाव इस समय जो है मांगे जाएंगे, ऑनलाइन माध्यम से भी लोग सुझाव दे सकते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि कोशिश ये रहेगी कि कई जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित सरकार की तरफ से कराए जाएंगे सुझाव मांगने के लिए, जिसमें खुद चाहे मुख्यमंत्री हों या फिर वित्त मंत्री हों वो एक तरीके से शामिल होंगे उन कार्यक्रमों में और ऐसे में उन कार्यक्रमों के जरिए तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको एक तरीके से बुलाया जाएगा और ऐसे में उनसे जो है सीधे तौर पर सुझाव जो है लिए जा सकते हैं। पिछले साल भी हमने देखा था कि कई तौर पर जो है इसमें सुझाव लेने की कोशिश भी की गई थी, चाहे गढ़वाल हो या फिर कुमाऊं के क्षेत्र हो। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ साथ जो है एक तरीके से अपने आप भी जो है मुख्यमंत्री या फिर वित्त मंत्री तमाम जगहों पर जाकर के इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कराएंगे और वहां पर जो है लोगों से जो है सुझाव मांग सकते हैं। आकाश, पिछली बार जनता से संवाद भी किया गया था सुझाव मांगने के लिए, तो क्या इस बार भी संवाद कार्यक्रम आयोजित हो सकता है? देखिए बिल्कुल सुझाव कार्यक्रम के जरिए यही है कि संवाद मुख्यमंत्री या फिर वित्त मंत्री के जरिए किया जाएगा और ऐसे में कोशिश ये होगी कि जो तमाम है या बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे एक तरीके से सुझाव मांगे जाएं, क्योंकि सरकार की कोशिश ये है कि बजट जो है वो आम लोगों के लिए बनाया जाता है और आम लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी इसमें हो सकती है, तो उसको सुनिश्चित क्यों ना किया जाए और इसी के चलते कहीं ना कहीं ये पहल शुरू की गई है कि आम लोगों से भी बजट में सुझाव मांगे जाए और उनके जो सुझाव है उसको एक तरह सम्मिलित किया जा सके। अमूमन ये देखा जाता रहा है कि जब बजट आता है तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे जो वर्ग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी जिक्र करते हैं कि अगर बजट में इस तरह का प्रावधान होता तो बेहतर होता। तो ऐसे में सरकार की कोशिश यही है कि आम लोगों से सुझाव मांगा जाए और उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो संवाद स्थापित कहीं ना कहीं आम लोगों से होगा, बुद्धिजीवियों से होगा, तो सही बात है कि एक समावेशी बजट जो है तैयार किया जाएगा जिसमें कहीं ना कहीं आम लोगों की छाप भी एक तरीके से जो है देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल आकाश, मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र हो सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र होगा, मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र हो सकता है। सरकार ने 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। 2021 के बाद गैरसैंण में ये पहला सत्र होगा। बता दें कि एक नंबर भी राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया है जिस पर लोग सुझाव दे सकते हैं और इसके साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव भी लोग दे सकते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ये बजट सत्र होगा। बता दें कि मार्च के दूसरे हफ्ते में ये बजट सत्र हो सकता है और सुझावों के लिए सरकार ने 27 फरवरी तक तारीख तय की है। 27 फरवरी तक लोग सुझाव दे सकते हैं। 2021 के बाद गैरसैंण में ये पहला सत्र होगा जिसके लिए सरकार ने सुझाव लोगों से मांगे हैं जो कि ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से लोग दे सकते हैं और जो भी सुझाव सही होंगे, सही रहेंगे, उन्हें बजट सत्र में रखा जाएगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र होगा। मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र हो सकता है। सरकार ने 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। 2021 के बाद गैरसैंण में पहला सत्र होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर देहरादून से, जहां अडानी मामले पर आज कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। संसद से सड़क तक कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। अडानी के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा।
उत्तराखंड में भी कांग्रेस अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। LIC दफ्तरों और SBI की शाखाओं के सामने विरोध प्रदर्शन कांग्रेस करने वाली है। देहरादून में SBI बैंक मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। तो अडानी मामले पर आज कांग्रेस हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आकाश, अडानी मामला लगातार गर्माता जा रहा है और इसको लेकर उत्तराखंड में भी कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। इस तरह से अडानी का जो मामला सामने आया है उसके बाद कांग्रेस काफी आक्रामक इस मुद्दे को लेकर के हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि AICC की तरफ से जो है तमाम प्रदेशों को ये निर्देश मिले हैं कि सभी आज जो है चाहे SBI के जो तमाम शाखाएं हों या फिर LIC की तमाम जो शाखाएं हैं उसके बाहर जो है विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। और इसी को लेकर के आज तय किया गया है कि देहरादून में भी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हैं उनके नेतृत्व में जो SBI का मेन मुख्यालय है वहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे प्रदेश भर में इस तरह के जो धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम है वो रखे गए हैं, जिसमें तमाम बड़े बड़े नेता भी शामिल होंगे और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी कहा गया है कि अपने स्तर पर जो है विरोध प्रदर्शन करें। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंडलबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये देखा गया था कि किस तरीके से जो है लगातार अडानी के शेयरों में गिरावट आई और उसके बाद से लगातार अगर हम कहें कि बजट सत्र आयोजित हो रहा है और ऐसे में उसमें भी कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि इस पूरे मुद्दे पर जो है JPC की मांग हो और साथ ही साथ चर्चा कराई जाए। लेकिन कह सकते हैं कि हंगामे के चलते कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष भी इस बात को लेकर के हमलावर है, चाहे सड़क पर हो या फिर सदन में हो। और इसी को लेकर के आज तय किया गया है कि तमाम जो SBI के कार्यालय हैं या फिर LIC की जो मुख्यालय है वहाँ पर इस तरह की जो धरना प्रदर्शन है वो कांग्रेस की तरफ से आज किए जाएंगे। आकाश, संसद में भी ये मामला उठा और लोकसभा में भी हंगामा हुआ, राज्यसभा में भी ये मामला उठा है और तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस इसमें राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है और बीजेपी की ओर से इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार इस उठा रही है और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चर्चा कराने की मांग भी की जा रही है। सरकार की तरफ से भी लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह की जो रिपोर्ट आई है या फिर लगातार जो शेयर मार्केट में गिरावट हुई है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के जो है सदन में अड़ा हुआ है कि चर्चा होनी चाहिए और JPC की मांग एक तरीके से इसमें कर रहा है। तो सही बात है कहने कि विपक्ष को एक मुद्दा मिला है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कोशिश है कि एक मुद्दा जो हाथ लगा है उसको एक तरीके से जनता के बीच में लेके जाया जाए और इसी को लेकर के लगातार कांग्रेस जो है इस तरीके से चाहे सड़क हो या फिर सदन हो, दोनों जगहों पर कहीं ना कहीं हंगामा करते साथ ही जो है चर्चा की मांग कर रही है। जी बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में अब बच्चों का बस्तों का बोझ कम होने वाला है। इसे लेकर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में जितने भी बोर्ड है उनके साथ एक बैठक की जाएगी जिसमें बच्चों के बस्तों का बोझ कम करने को लेकर चर्चा होगी। उन्हें इसके तले दबने से बचाया जाएगा। इसी के चलते प्रदेश में एक दिन बस्ता फ्री डे भी रखा गया है। इस दिन स्कूलों में सांस्कृतिक और NCC के कार्यक्रम होंगे। जितने भी बोर्ड हमारे राज्य में हैं उन सब के साथ एक मैं मीटिंग कर रहा हूं और ये तय कर रहे हैं उसमें कि बच्चों का बस्तों का बोझ बहुत हो गया है। और वैसे तो हमने ये भी निर्णय कर दिया कि एक महीने में एक दिन जो है बिना बस्ते का बस्ता फ्री डे होगा। बच्चे जो है जाएंगे वो दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कल्चरल प्रोग्राम होंगे, NSS के कार्यक्रम होंगे, NCC के होंगे, वहाँ पे ब्लड डोनेशन के जो भी सामाजिक काम है उस दिन वो किए जाएंगे। और जो छोटे बच्चे हमारे उन बच्चों का बस्ते का बोझ बहुत हो गया है, तो जल्दी हम इस पर एक बैठक कर रहे हैं और इसके लिए कोई ना कोई एक रास्ता निकाला जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध आंचलिक साहित्यकार डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल अपने गांव पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत हुआ। इस बीच सभी गांव वालों ने तिरंगे लहराए और राष्ट्र के नाम पर नारे लगाए। इस दौरान पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि ने डॉक्टर ढोंडियाल को सम्मानित कर कहा कि देश विदेश में गांव का नाम ढोंडियाल की वजह से रोशन हुआ है। बता दें कि डॉक्टर ढोंडियाल उत्तराखंड के सीमावर्ती सुदूर गांव दुमलोट के निवासी है और प्रसिद्ध साहित्यकार है, जिन्हें दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान से नवाजा गया था। आज मेरे विद्यालय में करीब 30 लोग ऐसे हैं जो मेरे विद्यालय से पल रहे हैं। 30 परिवार मेरे विद्यालय से चल रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है। इन सब लोगों को पढ़ाता हूँ और बिलोचन भाई ने कह दिया कि वहाँ पर कितने लोग कैसे पढ़ते हैं। मैं लगभग हर महीने
40 से 45 हजार रुपए उस स्कूल के बच्चों को ऊपर उठाने के लिए अपने पेंशन से खर्च करता हूँ। बड़ी बात यह है कि मैं अपने गांव में आकर के गांव के लोगों ने मेरा सम्मान किया। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मान मुझे मिले हैं उनसे बड़ा सम्मान मेरा आज। उत्तरकाशी जनपद के गंगा घाटी क्षेत्र में पिछले 1.5 माह से बिजली कटौती हो रही है, जिससे आम जनता परेशान है। लोगों का कहना है कि रोजमर्रा के काम के लिए बिजली का होना बहुत आवश्यक है। साथ ही पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी बिजली कटौती से काफी दिक्कतें हो रही है। बता दें कि इस मामले की शिकायत कई बार विद्युत निगम के अधिकारियों से भी की गई, पर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। अब सवाल ये उठता है कि अब जनपद में पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो फिर बिजली कटौती क्यों की जा रही है। वहीं 1.5 माह से खराब ट्रांसफार्मर में सुधार न करवाना भी विद्युत विभाग पर सवाल खड़े करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंपावत में बाल कल्याण समिति, पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन ने संयुक्त अभियान चलाया है, जिसके चलते बाल भिक्षावृत्ति को लेकर लोहाघाट में अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व बाल कल्याण समिति ने किया। उन्होंने लोहाघाट में घुमंतु जाति के लोगों को डेरे में जाकर उन्हें अपने छोटे छोटे बच्चों से भिक्षावृत्ति न करने को लेकर जागरूक किया, साथ ही बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। वहीं लोहाघाट थाने के एसआई सुष्मिता राणा ने बताया कि बाल भिक्षावृत्ति का एक कानून अपराध है और लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न करने को कहा। समिति अनेक कार्य करती है। जो बहुत गरीब अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए स्पॉन्सरशिप योजना समिति के द्वारा संचालित की जाती है और ऐसे बच्चों को समिति अपनी ओर से आर्थिक सहायता देती है। उनके पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करके, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करती है, बच्चों की भी काउंसलिंग करती है और उनको एक अन्य सामान्य बच्चों की तरह से जीवन यापन कर सकें। बच्चों का मौलिक अधिकार है उनको शिक्षा प्रदान हो, उसी के उद्देश्य से आज हम नगर में जो बच्चे भिक्षावृत्ति कर रहे हैं उनको चिन्हित करने के लिए हम लोहाघाट नगर में बाल कल्याण समिति के समस्त पदाधिकारी आए और हमने पाया कि बच्चे कुछ ऐसे हैं जो घुमंतु प्रजाति के हैं। यह लोग यहाँ पर आके भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। इनके अभिभावकों से कहा गया है कि इनका विद्यालय में पंजीकरण कराएं और इनको शिक्षा के लिए आगे बढ़ाने का कार्य। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय बजट को बेहतरीन बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि बजट को जन जन तक पहुंचाना है, जिसके लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सभी प्रदेशों में वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट को मूल रूप से गरीबों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कोरोना काल में जब दुनिया परेशान थी तब मोदी सरकार गरीब और आम जनता के साथ खड़ी रही। केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। किसानों के लिए उच्च कोटि के प्लान तैयार किए गए हैं, जिसके लिए 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मोटे अनाज को दुनिया भर में ले जाया जा रहा है। आगे का भविष्य का रास्ता यह बजट बताता है। यह बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी है, जिसके मूल में है देश के गरीब का कल्याण, देश के किसानों का कल्याण। देश के 80 करोड़ किसानों को हम जो गरीब हैं, गरीब लोग, उनको हम मुफ्त अनाज खिलाते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, और ये सारा खर्चा केंद्र सरकार देती है। 220 करोड़ लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए मुफ्त, भारत सरकार मोदी जी के प्रयास है। मेड इन इंडिया वैक्सीनेशन। आज मोदी जी ने मिलेट योजना को यह बनाया है कि भारत का मिलेट दुनिया में जाएगा। उनका नाम दिया श्री अन्न। उत्तराखंड में और विशेष रूप से देहरादून के आसपास के इलाकों में आईटी का एक्सपोजर काफी हुआ है। उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करके आम लोगों की सेहत का ध्यान रखा जा रहा है। राज्य भर में टेलीमेडिसिन सेवा का अब तक 6.5 लाख से अधिक लोग लाभ उठा चुके हैं।
इस योजना में अब एम्स ऋषिकेश सहित प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों को भी जोड़ दिया गया है, जिससे अब आम लोग मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा का लाभ भी उठा सकेंगे। उत्तराखंड प्रति लाख टेली कंसल्टेशन प्रदान करने के मामले में देश भर में दूसरे स्थान पर है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड में टेलीमेडिसिन योजना आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को ई संजीवनी के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा निःशुल्क परामर्श एवं उपचार दिया जा रहा है। 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों का हमने इस साल टेलीमेडिसिन के द्वारा जो है परामर्श दिया है, उनको इलाज कराने की भी सलाह दी है और इसको निरंतर बढ़ाने की जो है अब आवश्यकता है। और हमारे जो 1800 CSC हम बना रहे हैं और वेलनेस सेंटर 1800 जो हमारे राज्य में बन रहे हैं, उन वेलनेस सेंटरों के माध्यम से टेलीमेडिसिन के द्वारा जो है लोगों को बेहतर इलाज देने का काम हमारी राज्य सरकार करने जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीमेप शोध केंद्र पंतनगर में 1 सप्ताह के लिए किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है। 7 फरवरी से ये आयोजन शुरू किया गया, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगभग 1500 प्रगतिशील किसानों की संभावना है। इस किसान मेले में किसानों, उद्यमियों एवं वैज्ञानिकों का अनूठा संगम हो रहा है, जिसमें औषधीय पौधों के व्यापार पर चर्चा होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीमेप निदेशक डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी करेंगे और मुख्य अतिथि जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर के कुलपति डॉक्टर MS चौहान सहित कई वैज्ञानिक उपस्थित रहेंगे। हम 7 फरवरी को किसान मेला आयोजन कर रहे हैं, जो सुबह 9 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। इसमें हमारे जो किसान हैं मुख्यतः उत्तराखंड के आएंगे और हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से किसान आते हैं और अन्य राज्यों से भी किसान यहाँ पे पहुँचते हैं। और इस मेले में हम जो मेंथा की जो शकर्स होती हैं उच्च गुणवत्ता की, वो किसानों को सेल की जाएगी। कार्यक्रम में हमारे सीमेप से हमारे निदेशक डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी जी इस कार्यक्रम में रहेंगे और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय से कुलपति महोदय डॉक्टर HS चौहान जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम लोगों का पूरा अनुमान है कि कम से कम 1000 तक किसान इस किसान मेले में शिरकत। कोटद्वार में चल रहे 3 दिवसीय बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल पर सवाल उठने लगे हैं। 3 फरवरी से शुरू हुए इस फेस्टिवल का उद्देश्य स्थानीय लोगों को पर्यटन और रोजगार की तरफ ले जाना था, लेकिन अब इसमें आयोजकों को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन और वन विभाग के सहयोग से शुरू हुए इस फेस्टिवल में प्रशासन द्वारा धनराशि भी दी जा रही है, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं फेस्टिवल में प्रतिभाग करने वाले स्थानीय लोगों से भी बर्ड वॉचिंग के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है, जिस पर अधिवक्ता प्रवेश रावत ने स्थानीय लोगों के साथ धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। वहीं अधिवक्ता प्रवेश रावत का कहना है कि प्रशासन ने सरकारी धन का दुरुपयोग कर आयोजकों को फायदा पहुंचाया है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।